हो गया फ्लाइट पे। देखो बोर्ड पे, अगर तुमको पेपर में पूछे कि इनमें से अल्कली मेटल कौन है, जो सैंपल पेपर लेके घूमते हो, उसमें कुछ आज क्वेश्चन देखा था मैंने, ये लोग लिया था, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से हटके है। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, दे आर कॉल्ड द अल्कली मेटल बिकॉज दे एंड देयर ऑक्साइड्स आर डिजोल्व इन वाटर टू गिव स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर। द वर्ड ऑफ द अल्कली इज डिराइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड अलकस, हुज मीनिंग इन इज उर्दू इज अ हसास, इन हिंदी इज अ क्षार, इन इंग्लिश इज अ बेस। तो अगर पूछा जाता है तो मोस्ट एबंडेंट अल्कली मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, सोडियम। फिर से ध्यान रखना है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, सेकेंड नंबर इज द सिलिकॉन, मोस्ट एबंडेंट मेटल अल्युमिनियम, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल आयरन, मोस्ट एबंडेंट अल्कली मेटल की देखो ये 6 के 6 अल्कली मेटल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई अल्कली मेटल की बात होगा तो वो होगा किसका? सोडियम का। तो मोस्ट एबंडेंट ट्रांजिशन मेटल। अब आ जाते हैं हम ट्रांजिशन मेटल पे। जब पीरियोडिक टेबल को गौर करोगे तो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस पी डी एफ, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है बीच में देखना, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जाता है अल्कली, ये ट्रांजिशन मेटल। मोस्ट एबंडेंट ट्रांजिशन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज आयरन। ध्यान रखोगे फिर से, आयरन अगर मेटल में काउंटिंग करोगे तो दूसरे नंबर पे हैं, और अगर ट्रांजिशन मेटल में काउंटिंग करोगे तो पहले नंबर पे हैं। जैसे स्कैंडियम, उसके बाद तुम्हारा आयरन, समझ गए क्या? आयरन, कॉपर, जिंक। बट क्लास में जा सर, वो पेरेंट्स पूछे ना। यहां तक क्लियर है? तो कार्बन क्यों बनाता है देख लो। एटमॉस्फेयर वगैरह में कुछ नहीं, बायोस्फीयर सब कुछ नहीं। मैं पहले भी तुमको बताया था कि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, कहने का मतलब ये हुआ कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, मतलब हम और तुम बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अपनी लाइफ का इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोगों के एक एक सेल्स की अगर बात करोगे, जैसे हमारे सेल्स के अंदर लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सब के सब क्या है? डीएनए है, आरएनए है, ये सब के सब कार्बन के कंपाउंड है। जितनी भी मेडिसिन यूज करते हो, जितनी भी, चाहे वो कोई भी तरह का मेडिसिन हो, ठीक है, किसी भी काम के लिए हो, उसमें सब में सब कार्बन के कंपाउंड्स होते ही होते हैं। इसलिए हमने बताया था पहले भी कि कार्बन जो है इतना ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन के अंदर मैं पढ़ा चुका हूं ये सब बातें। कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज नोन एज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा कार्बन में होती है, यानी कार्बन बिलोंग टू द 14th ग्रुप पीरियोडिक टेबल। कार्बन तुम्हारा किस ग्रुप में है? 14th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में है। कौन? कार्बन। ठीक है। वाई कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स, इसके आंसर मैंने पहले बता चुका हूं, नहीं बता चुका हूं? बताओ फटाफट, फास्ट बताया गया है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कार्बन, मतलब टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो पहले भी तुमको बताया बहुत सारे हैं, बट हमको सिर्फ पढ़ना है 2 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, 2 पढ़ने हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। ठीक है। तो सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+2, जिसमें तुम्हारा क्या आ जाता है? एल्केन। और एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। दूसरा आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ मैंने कितना बताया था? 1.34 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड का कितना होता है? 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ट्रिपल बॉन्ड का होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि वाई कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, तो आपको आंसर लिखना है कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। द फर्स्ट इज द कैटिनेशन, कैटिनेशन में बी स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन। दूसरा लिखना है मल्टीपल बॉन्ड, तीसरा लिखना है टेट्रावैलेंसी, चौथा लिखना है
कि कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट दैट फाउंड इन नेचर इन 2 और मोर फॉर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बट केमिकली आर सेम, उसको क्या बोलते हो? एलोट्रॉप्स। और कार्बन के एलोट्रॉप्स कितने हैं? 2, एक है क्रिस्टलाइन और एक है नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में नाम आता है डायमंड का, ग्रेफाइट का, फुलेरिन का, और नॉन क्रिस्टलाइन में नाम आता है चारकोल, कोलतार, लकड़ी, ये सब का नाम आ जाता है नॉन क्रिस्टलाइन में। ठीक है, तो डायमंड का मैंने बताया था तुमको, डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल, डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ग्रेफाइट का sp2 होता है। अब आते हैं फुलेरिन पे। फुलेरिन इज द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, बट फुलेरिन इज द मोस्ट प्यूरिफाइड, मतलब मोस्ट प्योर फॉर्म। अगर पूछेगा कि मोस्ट प्योर फॉर्म क्या है, तो तुमको बोलना है कि मोस्ट प्योर फॉर्म जो है वो फुलेरिन है। और फुलेरिन डिस्कवर्ड बाय W. Kuroto, E. Smalley and C. Curl in 1985. But the C60 is known as the buckyball. It was the architect by the American architecture Buckminster Fuller. That's why the C60 is known as the buckyball. He was awarded by the Nobel Prize in 1996. क्लियर? अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, यहां कुछ भी नहीं बताया जाएगा तुमको, क्योंकि ये सब चीजें वहां की हैं, यहां ये सब आपके किसी काम की चीजें नहीं है। बाकी मैंने पहला चैप्टर में इसमें मेटल नॉन मेटल में मैंने बता ही दिया कि कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं 3 तरह के, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका इस्तेमाल इस चैप्टर में भी हो रहा है, जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जहां कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा और जहां कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब यहां पे हमारा वर्सेटाइल, इसकी चर्चा हो चुकी, टेट्रावैलेंसी भी हो गया, की पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है इसमें। अब मैंने पहले ही बताया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब यहां पे देखो सैचुरेटेड एंड की बात हो गई पिछले क्लास में ही। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ देख रहा हूं कि मैं कुछ बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फंक्शनल ग्रुप भी पिछले क्लास में पढ़ाया कि नहीं? जल्दी बताओ। सारे फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखवा, जैसे तो उसमें 5 ही है, मैंने बहुत ज़्यादा लिखवाया। ठीक है, आगे बढ़ो आप। उसके बाद एल्डिहाइड के बारे में भी बात हो गई थी, कीटोन भी हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो गया, नहीं हुआ? इसके हमने नेमिंग बताए थे, फंक्शनल ग्रुप की बात हो चुकी, होमोलोगस सीरीज भी हो गया है। कितने का डिफरेंट होता है? CS2 ग्रुप या बायोमास 14 यूनिट। और इसके जो जनरल फॉर्मूला होते हैं सेम होते हैं, और उसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है जनरल, वो भी सिमिलर होता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी स्लाइटली डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है फिजिकल प्रॉपर्टी स्लाइटली? क्योंकि जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ती रहती है। ठीक है, उसके बाद एल्कीन्स एल्काइन सब हो चुका है, इसकी कोई चर्चा यहां पे हम नहीं करेंगे। नोमेनक्लेचर हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह बोर्ड पे देखो। अब हम जो पिछले क्लास में बात कर रहे थे इथेनॉल की प्रिपरेशन हो गया। इथेनॉल तुम्हारा देखो ऐसे समझना है, एक कार्बन से लेके जब हम बात करते हैं 3 कार्बन 4 कार्बन, जैसे एल्केन में बात करो, 1 कार्बन से लेके 4 कार्बन तक ये गैस होता है। अगर हम बात करेंगे 4 कार्बन से लेके 15-16 कार्बन तक ये लिक्विड होता है, और कार्बन 15-16 से ऊपर बात करोगे तो ये फिर सेमी सॉलिड होता है, सॉफ्ट सॉलिड इसको बोलते हैं, मोम लाइक। ठीक, उसी तरीके से अल्कोहल की बात जब करोगे तो इथेनॉल की जब हम बात करेंगे तो जो छोटे कार्बन वाले होते हैं, पहले अपने ब्रेन के अंदर बैठाओ। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है मिथेनॉल, दूसरा एग्जाम्पल है C2H5OH इथेनॉल, तीसरा एग्जाम्पल है C3H7OH प्रोपेनॉल। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे कुछ अल्कोहल्स के। अब हम बात करेंगे यहां पर कि ये भी अल्कोहल वाटर में घुलेगा, ये भी वाटर में घुलेगा, ये भी वाटर में घुलेगा, सोलूबल है ये। तो अब यहां पे है कि जल्दी कौन घुलेगा, तो
एक चीज तुमको दिमाग में बैठाना है, किसी भी अल्कोहल या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये फंडा लागू होता है, मतलब सोलुबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम। मिथेनॉल में 1 कार्बन, इथेनॉल में 2 कार्बन, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन। यानी ये कह सकते हो जिसमें लोअर एल्काइल होगा, जैसे मिथाइल लोअर एल्काइल है, मिथाइल से थोड़ा सा बड़ा इथाइल है, इथाइल से थोड़ा सा बड़ा प्रोपाइल है। क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है तो उसको हम लोग, देखो जब किताब पढ़ते हो, जब बुक में लिखा रहता लोअर मेंबर, व्हाट डू यू मीन बाय लोअर मेंबर? लोअर मेंबर का मतलब हुआ जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी, उसको बोलते हैं लोअर मेंबर। जैसे मिथेनॉल 1 कार्बन, इथेनॉल 2 कार्बन, प्रोपेनॉल 3 कार्बन। तो जब कार्बन की संख्या उसमें बढ़ेगी तो उसकी जो सोलुबिलिटी होती है वो वाटर में घटती है, चाहे वो अल्कोहल के लिए अप्लाई करो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अप्लाई करो। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? वो घटता है जितना ज्यादा उसमें कार्बन की संख्या होगी। जैसे मिथेनोइक एसिड, जितनी फ्रीक्वेंटली मिथेनोइक एसिड घुलेगा उतना फ्रीक्वेंटली इथेनोइक नहीं। फिर उतना आगे जाकर फिर क्या होता है, आगे जाकर धीरे धीरे जब कार्बन की संख्या बढ़ती है तो अल्कोहल की सोलबिलिटी पानी के अंदर कम हो जाती है। समझ में आया? तो अब यहां पे तुम्हारा क्वेश्चन है, जब कुछ किताब पढ़ते हो तो क्या लिखता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट अल्कोहल इज ऑर्गेनिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ऑर्गेनिक। तो ये क्यों घुलता है पानी में? इसलिए पानी में घुलता है क्योंकि ये वाटर में जाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। केमिस्ट्री या तो बहुत सीधा सब्जेक्ट है या तो बहुत टेढ़ा सब्जेक्ट है। देखो इसमें बात बात में तुमको एक्सेप्शन मिलेगा, बात बात में तुमको कंट्राडिक्शन है। देखो कंट्राडिक्शन क्या है, हमने कहा कि इथेनॉल पानी में इसलिए घुल जाता है क्योंकि वो जाकर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब तुम्हारे जहन में सवाल आएगा, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाता है? अभी फिलहाल बोर्ड की तैयारी कर लो, वरना उलझन और होगी, मैथ का फॉर्मूला भूल जाओगे। अगर मैं इसके डेप्थ में जाके तुमको कॉन्सेप्ट बताना स्टार्ट कर दूं, कहां दर्द हो जाएगा? दिमाग में, थक जाओगे। फिर समझ में आया? हाँ, थक जाओगे। तो अब यहां भी क्या है, दूसरा देखो क्या है। फिर जैसे बेंजीन पानी में नहीं घुलता, बेंजीन भी ऑर्गेनिक है। अब इसका आंसर वो नहीं है कि बेंजीन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। इसका आंसर ये है कि बेंजीन की लैटिस एनर्जी वाटर के हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। अब पकड़ लो, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक, जो स्टूडेंट ये तकाब में बैठेगा वही डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा IITian, और साइंस उसी के लिए जो साइंस को लेके पढ़ सकता हो, समझ सकता हो। बाकी तुम लोग तो बात ही करना तुमसे बेकार है। आगे देखो बोर्ड पे। अब अगर हम बात करते हैं इथेनॉल की, एक होता है तुम्हारा रेक्टिफाइड स्पिरिट, 95% अल्कोहल और 5% वाटर, इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, जैसे ये सब स्पिरिट देखा होगा, वेनिसेस वगैरह में भी यूज होता है। अब आता है तुम्हारा डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम इथेनॉल के अंदर पॉइजनस चीजें मिला दें, लाइक मिथेनॉल मिला दो, बेंजीन मिला दो, एसीटोन मिला दो, इसको बोला जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक, ऐसा इसलिए करते हैं, एक तो इसका वायलेशन रोकना, दूसरा जो वर्निशेस वगैरह है, पेंट वगैरह है, ये सब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा उसको लो ग्रेड कर देंगे, समझ गए? तभी सस्ती मिलेगी चीजें हमें मार्केट में। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा कि इथेनॉल को ड्रिंकिंग के, पीने के क्या नुकसानात हैं। अब जैसे जो तुम वाइन, बियर, विस्की की बात करते हो, तो वाइन में क्या होता है? ऐसा थोड़ा कि 100% इथेनॉल है, वो 100% इथेनॉल तुम पी पाओगे? निकल लोगे। जैसे मिथेनॉल है, सबसे पॉइजनस अल्कोहल है क्या? मिथेनॉल। अगर अल्कोहल जरूरत से ज्यादा पी लिए तो अंधे हो जाओगे,
क्या हो जाओगे? अंधे। और पहली बात तो तुम्हारा लीवर तो खराब होबे करेगा, किडनी भी हवा लगाने जा सकता है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ा क्या है कि सोसाइटी में क्राइम भी इसी से बढ़ता है। आप कहोगे सर सोसाइटी में क्राइम कैसे बढ़ेगा? जब आदमी नशे की हालत में होगा तो उसको बुरे और अच्छे की तमीज़ नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? वो नशे में कुछ भी कर सकता है। नशे की हालत में ड्राइविंग करोगे, रोड एक्सीडेंट करोगे। क्या करोगे? रोड एक्सीडेंट। उसके साथ साथ पियक्कर लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन भी ख़राब होती रहती है। मतलब इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कि भले बच्चे की फीस नहीं जा रही है लेकिन डेली रात को 2 बोतल आना चाहिए, तभी ना वो फिर उसको जो है चखने के साथ चखेगा, फिर उसके बाद पिएगा, फिर उसके बाद लुढ़क जाएगा। ठीक है, इसलिए ना शराब को हराम करार दिया गया है। और अगर पियोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है हदीस में कि वो तुम्हारा जो है जहाँ जहाँ से वो गुजरेगा वहाँ वहाँ के अंग को तुम्हारा काट करके निकाल दिया जाएगा। पीते रहो आराम से, ना बचेगा कुछ भी तुम्हारे अंदर। अब आगे है क्या तुम्हारा? बचेगा कुछ तुम लोग को रे? चलो आगे देखो। अब नहीं बचेगा ना? चलिए देखिए बोर्ड पे। अब अल्कोहल का है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। तो एक्टिव मेटल में इसका रिएक्शन सोडियम के साथ करा सकते हो। मतलब एक्टिव मेटल का मतलब हुआ वो मेटल्स जो मोर रिएक्टिव हो, किससे? हाइड्रोजन से। किससे? अभी पिछले टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ने इस इक्वेशन को गलत लिखा था, उसको पता नहीं हम क्या ले रहे हैं। यहां देखो, जैसे ये सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन करवाया मैंने इथेनॉल के साथ, तो अब यहां पे क्या होगा? ये बनेगा C2H5ONA प्लस गैस कौन सी निकल रही है? हाइड्रोजन। तो अब देखो, अगर तुम यहां से हाइड्रोजन निकालते हो H2 के फॉर्म में, तो तुम्हें कॉमन सेंस से ये होना चाहिए यहां हाइड्रोजन एक है तो दूसरा यहां लेंगे तब ना वहां आएगा। वो बातें समझ में आ रही हैं? बताओ फटाफट। उसका क्या नाम है? सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम है इसका? और गैस कौन सा निकल रहा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकला तो पॉप साउंड देगा। कैसा साउंड देगा ये? हाइड्रोजन। फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन वॉज आइसोलेटेड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1662, बट द हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। वही कैवेंडिश जिसने क्या दिया था? द वैल्यू ऑफ द कैपिटल जी। वैल्यू ऑफ कैपिटल जी कितना? 6.67 10 power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन? 2। कौन कौन? ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन? 3। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। द ट्राइटियम इज अ रेडियो एक्टिव। विच आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन collide inside the core of the sun? Deuterium at a temperature 10⁻⁷ Kelvin. Who gave this statement? This statement was given by the Hans Bethe, German physicist in 1939. Look at the board. ऐसे पढ़ा करो तब निकलेगा एंट्रेंस। क्या फूक गया? अब अगर यहां पे डंडा खाना है तो करो मक्कारी। अल्कोहल प्लस डोंट टॉक कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या तुम लोग अलग से बोलूं? गप नहीं करने। क्या बना रहा है? ईस्टर प्लस वाटर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ईस्टर। समझ गए? ये तुम्हें फ्रूटी स्मेल देगा। कैसा स्मेल? क्वालिटी। फिर इसको ऐसे याद रखना है, एनी अल्कोहल, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब 90% H2SO4, 10% वाटर। और डाइल्यूटेड का मतलब 98% वाटर, 2% सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। ये बनता है, बताओ, कांटेक्ट प्रोसेस से। और सल्फ्यूरिक एसिड का ओल्ड नेम था ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ, बताओ तो ब्लू विट्रियोल किसको कहते हैं? CuSO4.5H2 इज नोन एज द ब्लू विट्रियोल। आगे देखो फिर। अब देखो यहां पे पिन ड्रॉप,
अगर पेपर में पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेरिफिकेशन, 3-4 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टेरिफिकेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, सैपोनिफिकेशन, या कभी कभी इसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है कि अ कंपाउंड X रिएक्ट विद द कंपाउंड Y टू फॉर्म अ कंपाउंड Z, XYZ, X की कुछ खूबी होगी, Y की खूबी होगी, Z की खूबी होगी। पूछेगा आइडेंटिफाई द कंपाउंड XYZ और X का फॉर्मूला क्या है। अगर मान लो एक पूछ दे कि X तुम्हारा, X एक कंपोजिशन होता है किसका, मान लो कफ सिरप का, तो कफ सिरप में इथेनॉल यूज होता है, उससे भी। और एक पूछ देगा एक कंपोजिशन होता है विनेगर में पाया जाता है, एसिडिक एसिड होता है विनेगर में, और एक कहेगा कि एक फ्रूटी स्मेल देता है, तो एस्टर बनेगा। तो आइडेंटिफाई XYZ एंड राइट द रिएक्शन। अब मान लो हमको रिएक्शन में कंफ्यूजन है लिखने में, हम भूल गए, तो पहली बात तो पेपर ही मत दो, 365 दिन पढ़ के भी भूल गए तो पेपर ही मत दो। अब आगे देखो यार, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है ये एसिडिक एसिड, इसको लिखना है पहले, इसको कहां लिखना है पहले। देखो कैसे लिखना है बोर्ड पे, CH3COOH हो गया एसिडिक एसिड। अब हमको लिखना है अल्कोहल, तो अल्कोहल को लिखोगे इस तरह से OHC2H5, और इनके यहां पे लिखना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 लिख दिया। अल्कोहल है ये, तो देखो क्या करना है, अल्कोहल से निकालना है OH और एसिड से निकालना है हाइड्रोजन। फिर से ध्यान रखना है, अल्कोहल से क्या निकालना है OH, अल्कोहल से OH, और एसिडिक एसिड से क्या निकालना है हाइड्रोजन। अब देखो यहां पर बचता क्या है, लेफ्ट हैंड में देखो क्या बचा, CH3COO, इधर क्या बचा C2H5, और यहां पे क्या निकला आगे H2O निकल गया। आए तो रिएक्शन कभी भी नहीं भूलना है, मतलब एसिड को पहले लिखना है, अल्कोहल को बाद में लिखना है। अल्कोहल से निकालना है OH और यहां से निकालना है हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? तो इस रिएक्शन का नाम हुआ स्टेरिफिकेशन, और ये जो बन के तैयार हुआ इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। अगर यहां पे तुम मीथेनोइक एसिड लेते और यहां पे लेते मिथाइल अल्कोहल, तो ये तुम्हारा बनता मिथाइल मीथेनोएट। हमने लिया है एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड और इथाइल अल्कोहल, तो ये बना इथाइल इथेनोएट। यहीं पे ले लो प्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेनोइक एसिड, ये बन के तैयार होगा प्रोपाइल प्रोपेनोएट। तो ईस्टर का यूज परफ्यूम वगैरह में भी होता है, और ईस्टर का यूज पोलिस्टर, पोलिस्टर कपड़ा सुना है, पोलीस्टर सुने हो, पोलीस्टर इसी से बनता है। एन मॉलिक्यूल एसिड और एन मॉलिक्यूल अल्कोहल, तो वो जो बन के तैयार होता है एन, एन मतलब नंबर ऑफ मोनोमर से ज्यादा होते हैं। मोनोमर, अरे मोनोमर क्या होता है, एक होता है मोनोमर, एक होता है पॉलीमर। अगर हम बात करेंगे पोलिस्टर की, तो पोलीस्टर वो एक पॉलीमर है, और उससे जो बनकर के तैयार होता है, जो छोटे छोटे यूनिट उससे जुटते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर का मतलब होता है मोनोमर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी पॉलीमराइज्ड। जैसे हम बात करते हैं प्रोटीन, प्रोटीन क्या है पॉलीमर, किसका एमिनो एसिड्स का, अंडरस्टैंड दैट, उसी को बोला जाता है। तो इसलिए पोलिस्टर, तो पोलिस्टर भी इसी से बनेगा पोलीस्टर। एक एग्जांपल हो गया तुम्हारा टेरिलीन, टेरिलीन इज एन एग्जांपल ऑफ पोलिस्टर। ये सुना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नायलॉन, न्यूयॉर्क एंड लंदन, उफ ये भी नहीं मालूम। क्लास 8 में सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक नहीं था, अरे सर 8 क्लास कौन पढ़ता, वहां पढ़ने के लिए क्या चीज है ना, जो सब पढ़ा उससे पूछो क्या क्या चीज है पढ़ने के लिए। चलो बोर्ड पे देखो। अब आते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन। हमको क्या करना है, ये है हमारा इथेनॉल, लग रहा है तुमको कि इथेनॉल है, ये नहीं लग रहा है। CH3CH2OH किसको नहीं लग रहा है
नाम बताओ, किसको नहीं लग रहा कि अल्कोहल है ये? क्या फिलोसफर साहब नहीं है? अब देखो यहां क्या करना है, यहां पे लेना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो क्या होगा, यहां से निकालेंगे हम वाटर, इसलिए इसका नाम हमने बोला डिहाइड्रेशन। अल्कोहल से वाटर निकालना है, डिहाइड्रेशन। निकल गया? तो अब समझो यहां इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक कार्बन के और एक इस हाइड्रोजन के। इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इस कार्बन के, इस OH के। तो अब ये दोनों पार्टी भाग गया, ये दोनों बेचारे भाग गए, वाटर भाग गया। तो अब इसमें होता क्या है, यहां जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो कार्बन के अंदर क्या बनाने की टेंडेंसी है? मल्टीपल बॉन्ड। क्या बनाने का टेंडेंसी है? मल्टीपल बॉन्ड। तो दोनों कार्बन क्या किया, आपस में बना लिया। इथेनॉल से वाटर निकला, ये बन गया तुम्हारा इथीन। अगर यहां पे प्रोपेनॉल लेते तो बन जाता प्रोपीन। तो अपने ब्रेन के अंदर बैठाओ, ये मिथेनॉल पे एप्लीकेबल नहीं है, उससे ऊपर लेना है 2 कार्बन वाले से। इथेनॉल, प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल से अगर हम वाटर को निकालते हैं या उसका हम डिहाइड्रेशन कराते हैं, तो उसको बोला जाता है, उसमें जो बन के तैयार होते हैं कंपाउंड, वो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन। इसको उल्टा कर दूं, अगर हम अल्कोहल से वाटर निकालते हैं तो एल्कीन बनता है, और एल्कीन को अगर हाइड्रेशन कराओगे तो अल्कोहल बनेगा। कहने का सेंस क्या हुआ, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, इसको उठाओ, यहां लाके लिख दो, यही बनेगा अल्कोहल। फिर से समझना है, अल्कोहल से वाटर निकालने पे एल्कीन बनता है, और एल्कीन का हाइड्रेशन करने पर अल्कोहल बनता है। रिएजेंट यही यूज होता है। रिएजेंट क्या यूज होता है? H2SO4 यूज होता है। समझ में आया? जब हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। फिर वहां पे पढ़ोगे ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। अभी मैं बताऊंगी तो फीलिंग बड़ी अच्छी वाली नहीं आएगी। मैंने उस दिन भी समझाया था, जब किसी टीचर से समझ में नहीं आएगा फिर मेरे को आना, तब तुम फिर तुम्हारा इलाज हम कर देंगे। आगे देखो, अब यहां तक क्लियर हो गई बात है? अरे बोलो। yes, अब आप तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है एसिटिक एसिड, यानी इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। ये भी वाटर में घुल जाता है, और ये कैसा लिक्विड है? नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है। जिस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है वो वॉलेटाइल होता है, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। समझ में आया? यानी कि अलीगढ़ के अंदर जो तुम्हारा इथेनॉल है, इथेनॉल का भी बॉइलिंग पॉइंट AMU 11th इंट्रेंस में पूछा है, तो 78 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, ये दोनों मिला के हो जाता है कितना? बताओ, नहीं मालूम है? अबे 251 केल्विन हो गया। 118 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273। तो यानी जो आंसर पूछा था अलीगढ़ में वो केल्विन में था। तो तुमको ध्यान रखना है कि इथेनॉल का BP है 78 डिग्री सेल्सियस, और एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस, 118। ठीक? तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसको कहते हैं वॉलेटाइल, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसको कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा 118 है एसिटिक एसिड का, तो इसको क्या बोलोगे? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल। और विनेगर में ये कितना हो गया तुम्हारा? 5 to 8%। इसकी प्रिपरेशन मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो उससे क्या बनेगा तुम्हारा? कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड बनेगा। तो
अपने ब्रेन के अंदर बैठाना कि सिलेबस में तुम्हारा यहाँ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है, बाकी अगर हम कीटोन्स का कराएंगे ऑक्सीडेशन या हम एल्डिहाइड का कराएंगे तो तब भी हमारा वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है और बनता है। बट क्या होता है, रिएजेंट चेंज करते हैं, प्रोडक्ट चेंज होने लगता है। ये केमिस्ट्री का फंडा है, ठीक है। तो ज्यादातर यहां पर जो क्लास 10th का सिलेबस है इसमें देखोगे सिर्फ 2 ही रिएजेंट यूज हुआ है एक चैप्टर में। एक यूज हुआ है एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। KMnO4 का दूसरा नाम मैंने बताया था पिछले क्लास में, बताना, बेयर्स रिएजेंट, बाकी किसी को याद नहीं है। बेयर्स रिएजेंट KMnO4। और दूसरा यूज हुआ है तुम्हारा यही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को इसलिए किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, बहुत वाइडली यूज होता है H2SO4 का। H2SO4 की प्रिपरेशन पढ़ोगे क्लास 12th में, समझ गए। P ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ोगे 16 ग्रुप, अरे 16 ग्रुप में है सल्फर। किस ग्रुप में है सल्फर? सल्फर के कंपाउंड है H2SO4। 16 ग्रुप में ऑक्सीजन है, इसलिए 16 ग्रुप को क्या कहते हैं? चैल्कोजेन। किसको पढ़ा रहा हूं मैं क्लास में? 16 ग्रुप को क्या कहते हैं? चैल्कोजेन। वाई? याद करो, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में जो मैंने लिखवाया है टाइप्स ऑफ ओर्स, टाइप्स ऑफ ओर्स में मैंने क्या लिखवाया है, याद है? ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर। तो ऑक्साइड और सल्फाइड, तो ऑक्सीजन और सल्फर किस ग्रुप में है? 16 ग्रुप। 16 ग्रुप इज नोन एज चैल्कोजेन बिकॉज ओर्स फॉर्मिंग। 15 ग्रुप इज नोन एज निकोजेन बिकॉज पॉइजनस। 17 ग्रुप हेलोजन, कौन से फॉर्मिंग? सॉल्ट फॉर्मिंग। ये सब क्लास में बैठ के पढ़ेगा। सल्फर के कंपाउंड है, सल्फर के कौन? अरे वेरी वेल नोन, किंग ऑफ केमिकल। सल्फर पाया जाता है जमीन के नीचे 150 मीटर से लेकर 500 मीटर तक, समझ गए। सबसे पहले इसको जो एक्सट्रैक्ट किया था H-फ्रास, इसलिए बोला जाता फ्रास प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द फ्रास प्रोसेस? यू कैन टेक आउट सल्फर in 1894. The boiling temperature of the surface is approximately 115 degrees Celsius. Melting उतने में पिघल जाता है सल्फर। There are 3 electrodes of sulfur: monoclinic sulfur, rhombic sulfur, plastic sulfur. अब आ जाओ, तुम लोग को ज्यादा बताना खतरे से खाली नहीं है। अब अगर बात करते हो एसिटिक एसिड की एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर क्या है? तो बुलेट इस पर डालिए तो क्या कर देगा ये? अरे बुलेट पर कैसा हो जाएगा? रेड। ये सब भी बोलना नहीं आ रहा, क्या हो जाएगा ये? तो लिटमस क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ? इंडिकेटर वो होता है जो एसिड बेस के टेस्ट में यूज कर सकते हो। एक तो ये हो गया, कैबेज वाला भी यूज कर सकते हो, है ना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो, प्याज भी यूज कर सकते हो, मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हो, मिथाइल रेड भी यूज कर सकते हो, फेनोप्थेलिन भी यूज कर सकते हो। क्या? फेनोप्थेलिन। किसको किसको पढ़ा रहा हूं मैं? एसिडिक नेचर। अब यहां देखना क्या है, ये है एसिड हमारा, एसिटिक एसिड। इसको हमने डाला कहां? वाटर में। कहां डाला? बताओ। वाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाई वाटर नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ वेरी हाई। कौन बजा रहा भाई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी हाई, 81। दैट्स वाई वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या वाटर इज अ पोलर? क्या वाटर पोलर है? वाटर पोलर नहीं है। अच्छा, वाटर पोलर नहीं है। पोलर और नॉन पोलर मैंने पढ़ाया है मेटल नॉन मेटल चैप्टर में। पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट, वहां मैंने लिखवाया कि वाटर पोलर है। वाटर पोलर है। अरे यार तुम लोग क्या एग्जाम दोगे रे? वाटर इज अ पोलर। वाटर इज पोलर। समझ लो, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं।
जब भी कोई, ये जो अभी हमने इथेनॉल लिखा था ना, इसके अंदर भी पोलैरिटी थी, लेकिन मैं सोचा क्या डेप्थ में जाके बताऊं तुमको। बताया उसको जाता है, जिसको कुलवल्ला याद नहीं उसके आगे हम सूर्य रहमान क्या पढ़े हैं, ज्यादा लंबा सूरा हो जाएगा ना, कुलवल्ला तो दो लाइन में हो जाएगा, है ना। यहां पे है क्या, जब भी कोई लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ शेयरिंग करेगा, तो ऑब्वियसली हायर क्या करता है, लोअर के को अपनी तरफ खींचता है बॉन्ड बनने के बाद। तो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर कैसा चार्ज आता है, याद करो तो डेल्टा पॉजिटिव, और हायर में क्या आता है, डेल्टा नेगेटिव। ये सब बातें याद आ रही हैं। आपको पढ़ाया जाता है कि कोवैलेंट कंपाउंड पे चार्ज डेवलप नहीं होता, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड पे चार्ज डेवलप होता स्लाइटली कब, जब ये छोटा एलिमेंट हाइड्रोजन अपने अब्बा के साथ शेयरिंग कर ले क्लोरीन के साथ, समझ में आया, और ये ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर ले, हाइड्रोजन वाटर बना ले। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसके आप जाता है डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, हो तो गया पोलैरिटी, पोलर कंपाउंड। वाटर इज अ पोलर, द पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल मेजर्ड इन अ डायपोल मोमेंट, पढ़ा चुका हूं मैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ। द यूनिट ऑफ द डायपोल मोमेंट इज द कूलम्ब मीटर, द अनदर यूनिट द डिवाई 1 / 3.33 10 पर पावर -30 कूलम्बिक मीटर, या 1 / 1 × 10 to the power -18 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। नोट्स उठा के देखो हमारा मेटल नॉन मेटल है कि नहीं उसमें। मुझे अब लग रहा है कि मैंने अपना ग्लाइकोजन बर्बाद किया, मुझे अब लग रहा है कि मैंने अपना ग्लाइकोजन बर्बाद किया, समझ रहे हो। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि ग्लाइकोजन मेरा बर्बाद नहीं होगा। जब मैं YouTube में डालूंगा, जिसको हमारा लगेगा कि क्वालिटी मिल रहा है, पढ़े हो ना तुम लोग भी, नेक्स्ट टॉपर से पढ़े हो ना कार्बन चैप्टर, पढ़ो, देखो अब हमने बताया, देख लो अच्छे से देख लो। हाँ, खूब करिए क्लास, कोई दिक्कत नहीं। आप तुम लोग को मैंने 100 बार समझाया हूं, खुद नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला। अब देखो यहां पे एसिडिक एसिड, यहां से ये लूज करेगा क्या, हाइड्रोजन, क्या लूज करेगा, हाइड्रोजन। इसको दिया तो ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, क्या बना ये, कार्बोक्सिलेट आयन, और ये बना हाइड्रोनियम आयन। कैसा आयन, क्या पढ़ाया गया है तुमको। अर्हेनियस की एसिड क्या थी, अर्हेनियस ने अपना डेफिनेशन कब दिया, बताना एनीबॉडी इन द क्लास। अर्हेनियस ने अपना डेफिनेशन दिया 1884 में। उन्होंने क्या कहा, वाटर में गया, डालने के बाद तुमको वो दे रहा है हाइड्रोजन आयन, यानी H+ दे रहा है, या हाइड्रोजन आयन दे रहा है या हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। अब बताओ जो प्रोटॉन देगा वो भी तो एसिड है, अरे जो प्रोटॉन देगा वो भी एसिड है। ये कौन बताइस था, जॉन ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस एम लाउरी इन 1923, द डोनर ऑफ प्रोटोन एसिड, एक्सेप्टर ऑफ प्रोटोन बेस। ये भी तो पढ़ाया हूं तुमको। वेरी गुड, अच्छे लोग, अच्छी बात है। अगर यहां कह दिया Cl-, Br-, O2-, बताओ सोडियम प्लस K+, बता इसमें एसिड बेस कौन है। तो जिसको नॉलेज कम होगा वो बोलेगा किसी को इसमें देने के लिए किसी को OH है ही नहीं है, इसमें किसी को साले को H+ है ही नहीं है, बकवास, ये एसिड बेस थोड़ा होगा। क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन रॉन्ग है। जितने भी सिंपल एनायन होते हैं सारे के सारे बेस होते हैं, और जितने सिंपल केटायन होते हैं सारे एसिड होते हैं। किसके, लेविस के। पढ़ लो साइंस। कहेगा क्वेश्चन ही गलत है, क्या गलत है क्वेश्चन। अगर हम लिख दें क्लोरीन के ऊपर प्लस का चार्ज, पगला गया है,
हम तो आज तक पढ़े हैं कि मेटल के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। आज सर ने क्लास में लिखा था Cl प्लस Br प्लस, पढ़ाने उड़ाने आता होता है नहीं। अबे क्लोरीन पे 100% प्लस का चार्ज होगा, Br के ऊपर भी होगा। कब होगा? सोच के यू होगा ना, होता है, हम लिखे तो होबे करेगा। चलो आगे देखो, अब ये बनाया तुम्हारा, तो अब होगा क्या? इस रिएक्शन का नाम क्या है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब ये दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना? तो इसी के बारे में पढ़ोगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ोगे क्लास 11th में। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 1 एंड केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 2। दो खंड में चैप्टर बटा हुआ है एनसीईआरटी किताब में। तो ये उसकी भी जरूरत वहां पे तुमको पड़ेगी। इसको बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट। क्लियर है? इसको बोला जाता है रिवर्सिबल। हिंदी में कहा जाता है उत्कर्मणीय अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जो दोनों दिशा में हो, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक, अब समझो यहां पे एक ऐसा सिचुएशन आता है कि नाइदर द रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट नॉर द प्रोडक्ट चेंज इन रिएक्टेंट, दिस स्टेट इन द केमिस्ट्री इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रिया। क्या बोलते हो? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग केमिस्ट्री में डिनोट करते हैं के से। किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। अब देखो ये क्या बन रहा है? ये आयन क्या बन रहा है? उस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया तुम्हारा एनायन, ये तुम्हारा हो गया केटायन। हो गया केटायन। तो यहां पर हम पढ़ा किसके बारे में रहे? एसिड के बारे में। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? ए फॉर, देखो ए का कोई फंडा नहीं है। एसिड के बारे में पढ़ो तो यहां पे ए लिख दो, अब बेस के बारे में पढ़ो तो यहां पे बी लिख दो। तो इसको क्या बोल सकते हो? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और बेस लिखोगे तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब देखो क्या होगा, जब 11th में जाओगे तो उसका फॉर्मूला आता है, मतलब डिराइव कराते हैं, तो प्रोडक्ट ऊपर लिखा जाता है और रिएक्टेंट नीचे लिखा जाता है। वहां पे पढ़ोगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। बताओ जरा कौन सा प्रिंसिपल? ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ोगे क्लास 11th में। तो वहां पे आ जाता है RF बाय RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझना यहां पे फॉरवर्ड होता है प्रोडक्ट, बैकवर्ड होता है रिएक्टेंट, और बैकवर्ड रिएक्शन को हम लोग रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब यहां पे गौर करो, इसको बोला जाता है के फॉर आयोनाइजेशन कांस्टेंट। जिस भी एसिड की आयोनाइजेशन कांस्टेंट जितनी ज्यादा होगी, वो एसिड उतना ज्यादा क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्या होगा? वैसे भी क्लास 10th में क्या पढ़ाया गया तुमको कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये जो एसिड मैंने तुम्हारे सामने अभी एग्जांपल लिया एसिडिक एसिड, ये कैसा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड है। कैसा एसिड है? अरे भाई ये एसिडिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड से कैसा एसिड है? ये ऑर्गेनिक एसिड है। और अगर H2SO4 लोगे, नाइट्रिक एसिड लोगे, HCl लोगे, कैसा एसिड है? मिनरल एसिड है। कैसा एसिड है ये? और मिनरल एसिड जो होता है वो यूजुअली क्या है? बताओ, ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो अपने ब्रेन के अंदर बैठाओ कि किसी भी एसिड की, चाहे वो एसिड ऑर्गेनिक की बात करूं, चाहे मैं मिनरल की बात करूं, किसी भी एसिड की स्ट्रॉन्गनेस वो डिपेंड करती है उनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। जितना ज्यादा कंप्लीटली टूटेगा तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, ज्यादा ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा। तो ज्यादा ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा तो स्ट्रॉन्गर कैटेगरी में आएगा। अगर यहां पर जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है एसिटिक एसिड, अगर मैं चाहूं तो इस एसिटिक एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बना सकते हैं। तुम नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हें नॉलेज नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट दूसरा है, इसमें आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये दोनों ऐड करते हैं तो बढ़ता घटता चलाता। अब बोर्ड पे देखो, यहां पे मैं एक ट्रिक बता रहा हूं इसको पहचानने का। बोर्ड पे देखो, ये हमारा है फॉर्मिक एसिड। कैसा एसिड है ये? फॉर्मिक एसिड, या इसको हम लोग कहते हैं मीथेनोइक एसिड। एक कार्बन है। अब देखो
किसी भी एसिड के अंदर अगर एल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले जाओ, किसी भी एसिड के अंदर क्या बढ़ाते चले जाओ, एल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले जाओ, समझ में आया? तो वो क्या होता है, उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो घटता चला जाएगा। चलो हम एक एल्काइल ग्रुप बढ़ा देते हैं, CH2 ग्रुप बढ़ाते चला जाना है, यानी एल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले जाओ, CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2 COOH बढ़ा रहे हैं, बताइए फटाफट। तो अगर एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन के नंबर बढ़ा रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा। क्लियर? अगर तुमको इसी पे कुछ सवाल पूछ दे इसमें MCQ में, इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड में ही पूछ दे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है किस एसिड में कार्बन की संख्या कम है। जिस एसिड में कार्बन के नंबर कम होंगे उस पर टिक लगा देना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएगा, और जिसमें ज्यादा होंगे वो वीक में आएगा। और ऐसे भी अगर इसकी सोलबिलिटी की अगर बात करोगे, इसकी सोलबिलिटी डिक्रीज कर रही है। अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो सोलबिलिटी डिक्रीज होगी। याद आ रहा है ये सब बातें? अगर मैं चाहूं, देखो मैंने क्या कहा, ये स्ट्रांग है, ये वीक है, मुझे नॉलेज है, मैं इसको अभी खड़े खड़े इसका बाप बना सकता हूं स्ट्रांग। मुझे कुछ इसके साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं करना चाहता। अगर मैं इसके साथ करूंगा तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, मुझे समझ में आएगा मैं कर रहा हूं इसके साथ, लेकिन तुम लोग को करना पड़ेगा। एक टाइम आएगा, अभी तुमको ये करना पड़ेगा, और जब करोगे तो उस रिएक्शन का नाम है HVZ, हेल्महोल्ट्ज़ जेलिंस्की रिएक्शन। क्लास 12th बोर्ड में पूछा है जामिया में, समझी लड़की साहब? ओ लड़की साहब समझी? क्वेश्चन नंबर 13 HVZ, हेल्महोल्ट्ज़ जेलिंस्की रिएक्शन, उससे ये तगड़ा एसिड बन जाता है। तुम्हारे घर में कोई 12th में पास किया हो तो पूछ सकते हो क्या होता है HVZ। चलो आगे देखो, अब अगला, अब हम बात करेंगे कि जो एसिटिक एसिड है इसका हम रिएक्शन कराएंगे एक्टिव मेटल सोडियम या पोटासियम के साथ। देख लो भाई अफनान, तुम हमें मजबूर मत करो कि तुम्हारे साथ कुछ निगेटिव करूं मैं। देखो बोर्ड पे, यहां ये है एसिटिक एसिड, यहां पे ले लिया सोडियम रिप्लेस कर दिया, वो जो कंपाउंड बन के तैयार हुआ इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या पढ़ोगे इसको? और इसका IUPAC नेम पढ़ोगे सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे सोडा लाइम के साथ। किसके साथ? सोडा लाइम। NaOH को बोला जाता है सोडा लाइम, सोडा लाइम, या सोडियम हाइड्रोक्साइड को कह सकते हो सोडा लाइम, या इसको बोला जाता है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। अब देखो यहां से निकालिए H, यहां से निकालिए OH, आपका क्या निकल के बाहर आया? वाटर। ये बना सेम कंपाउंड ऊपर वाले, यहां पे बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन है और यहां पे बाय प्रोडक्ट वाटर है। क्या है बच्चा? वाटर। अब भूल जाओगे वाटर पोलर है, बिल्कुल पोलर है। वाटर की पोलरिटी होती है 1.84 कैपिटल D फॉर डिबाई, अडॉप्टेड इन 1920। समझ गए? पढ़ोगे क्लास 12th में हकेल डिबाई ऑन सेंगर इक्वेशन। चलो बोर्ड पे देखो, वो तो बीच बीच में तुमको इसलिए हम बताते रहे कि तुमको थोड़ा सा लगेगी। अबे जब तक सुनो यार, जब तक दिमाग को 360 डिग्री पे नहीं घुमाएगा तुम्हारा नॉलेज। पर आज का जमाना चेंज हो गया, बिल्कुल पढ़ने से एंट्रेंस नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। एतकाफ में क्या होता है? एतकाफ में होता है कि तुमको सिर्फ इजाजत है खाना पीना का और अपना जो तुम्हारा वॉशरूम वगैरह जा, और उसको फिर तुमको वहां मस्जिद में कोई आ रहा जा रहा उससे गप अपने मारना है। अगर तुम उससे गप मारे
है ना। अब तुम बैठ के आप यूट्यूब देख रहे हो मस्जिद में, तो तुम्हारा एतकाफ होगा भी नहीं। एतकाफ का मतलब ही यही होता है, ओह डोंट टॉक। तो इसका मतलब यही है कि तुमको बैठ के किताब कॉपी के साथ खो जाना है, समझ में आया। और ये जो एक्टिविटीज़ तुम लोग का मैं देख रहा हूँ कि जो तुम लोग का सीरियसनेस तो अभी भी नहीं है, एक हफ्ता एग्जाम को बच गया बोर्ड का, अब भी नहीं है। तो इस तरह की तैयारी करके मुझसे ब्लैंक पेपर में लिखवा दो, मैं साइन कर देता हूँ। इस तरह की तैयारी करके अगर तुम इंडिया के एंट्रेंस निकाल दिए तो मैं तुम्हारे चरण धो के पी लूँगा। ये मैं अपना तुम्हारा टीचिंग एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तुम ये पहला बैच नहीं हो हमारे सामने, तुम जैसे 30 बैच निकाल चुका हूँ मैं यहाँ से, समझ गए ना। ऐसे पढ़ाई करके कुछ नहीं होने वाला। क्या खाते हो, रात को पढ़ते हो, सुबह याद नहीं रहता है, हाँ। और मैं इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या पढ़ के आते हैं, पढ़ के आएंगे ना तुम लोग के दोनों कान से धुआं निकलेगा। जो हमको याद है हम वही बता रहे हैं, और दिमाग पे जब जोड़ दें तो अपने आप आ जाता है हमारे होंठ पे। अब देखो मैंने क्या बताया, वाटर का डायपोल मोमेंट कितना है 1.84 कैपिटल डी। डी क्या था, डेबाय। मैंने कहा डेबाय एडॉप्टेड इन 1920, डेबाय साइंटिस्ट का नाम है। उसी 1920 में रोडबुश एंड लेटिमर ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कवर किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रोड्यूस किया। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये होते हैं दो तरह के, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ले और डीएनए मॉलिक्यूल स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो कॉल्ड ब्रिज बॉन्ड। इसको ब्रिज बॉन्ड भी कहा जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल को जोड़ता है। ये पढ़ेंगे साइंस, आगे देखो। उसके बाद अरे वही होता है, हमने बताया था उस दिन, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। आगे देखो, अब ये एसिडिक एसिड, इस रिएक्शन का यूज एसिड के और अल्कोहल के बीच जब तुम टेस्ट का डिफरेंस करोगे तो इसका यूज वहीं पे होता है। ये हो गया हमारा क्या, बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना इसका नाम। क्या नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, उस दिन फंस गया था ये लोग, Na2CO3 CO2 प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है, Na2CO3 प्लस वाटर बनता है। Na2CO3 का कॉमन नेम क्या है, सोडा ऐश। सोडा ऐश, यही पूछा जामिया डिप्लोमा, ऑप्शन नंबर ए वाज करेक्ट। Na2CO3 इज नोन एज सोडा ऐश। इसी का यूज होता है ग्लास बनाने में। क्या बनाने में, ग्लास। समझ में आया। इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर डालो, क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हवा में खुला छोड़ो, क्या देगा, एफ्लोरेसेंस। क्या देगा, हाँ, इसमें फंस गए थे, खून देगा। तो अब ये देख क्या हो रहा है, क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें विगोरस जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्रिस्क एफरविसेंस। ब्रिस्क एफरविसेंस कौन देगा, एसिडिक एसिड। किसके साथ देगा, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ देगा। चलो अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट के साथ कराते हैं, सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम। बट ये है कि यहां पे 2 लिख देना है, इसको बैलेंस करना है, सेम प्रोडक्ट बनेगा। इसी को बोला जाता है, Na2CO3 को ही बोला जाता है सोडा ऐश। तो ये दोनों तुम्हारा किस प्रोसेस से बनता है, सोलवे प्रोसेस से, या इसको क्या कहते हैं, अमोनिया सोडा प्रोसेस। पानी के अंदर नमक डालो, क्या कहलाता है, ब्राइन वाटर। पानी के अंदर ग्रेफाइट डालो, क्या कहलाता है, एक्वाडैग। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल। नहीं आ रहा है, ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं, sp2, सॉरी तुम सही बोली, sp2। डायमंड का होता है sp3। s क्या है यहां पे, ऑर्बिटल। p क्या है यहां पे, ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, मैक्सिमम 2। p में 6, d में 10, f में 14। इसका फुल फॉर्म शार्प, p प्रिंसिपल, d डिफ्यूज्ड, f फंडामेंटल। आगे चलो, अगली क्लास में बात करेंगे। तुम लाए हो डाउट।